चलिए तो हम लोग शुरू कर देते हैं। सामाजिकरण, सामाजिकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। सामाजिकरण तो इस चीज़ को इसरात आप पढ़िए तो। समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाजीकरण केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं, अपितु इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है, यथा परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, देखिए यहाँ पर इसमें कोई वर्ड ऐसा हो जिसका मीनिंग आप लोगों को समझ में नहीं आता हो, बताइए। एक यथा है, यथा का मतलब क्या हुआ? जैसे। यथा का मतलब जैसे है। और अनुकरण मीन्स होता है नकल करना। अनुकरण करना मीन्स नकल करना। उसके बाद आप देखिए कौशल तो समझ ही रहे हैं, सर्वांगीण है ना, ओवरऑल हर क्षेत्र में सर्वांगीण में सभी अंग सर्व से बना है ना, सभी उसमें सभी अंगों में। उसके बाद देखिए और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिससे आपको कोई समस्या हो, है ना। और बात समझने में दिक्कत नहीं है। कौशल क्षमता, केवल कौशल क्षमता प्राप्त करना, अनुकरण करना ही नहीं है। समाजीकरण मतलब क्या? केवल हमने स्किल डेवलप कर लिया, कौशल हमारे अंदर आ गया, बल्कि अनुकरण करना जैसे समाज में लोग करते हैं उसका नकल करना वो नहीं है। बल्कि ये अपितु मीन्स क्या? अपितु मीन्स बल्कि क्या है कि इसके माध्यम से व्यक्ति जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवहार को भी सीखता है ना। और क्या क्या व्यवहार सीखता है समाजीकरण में? आप देखिए, परोपकार करना, आत्मनिर्भर होना, सभ्य एवं सुशील बनना इत्यादि। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता इत्यादि को भी सीखता है। तो सामाजीकरण के महत्वपूर्ण घटकों में परिवार, समाज एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भूमिका मीन्स क्या? रोल, है ना। इसका क्या रोल है? चलिए तो उसके बाद क्या रॉस ने कहा है? रॉस ने कहा है सामाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। जैसे एक तो ऐसे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक तो मैं भावना। और सामाजिकरण क्या होता है? हम ये करेंगे। ये ताकत होती है। समूह में क्या होती है? ताकत होती है ना। और अकेले आदमी कमजोर फील करता है, तो वो बात है। तो सामाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। चलिए, ये किन्होंने कहा? रॉस ने कहा था। उसके बाद है किम्बल यंग के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद देखिए सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या क्या है इसको हम देखें। सामाजिकरण के सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं विभिन्न प्रकार के। स्वदर्पण सिद्धांत पहला है, स्वदर्पण सिद्धांत। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? फूले के द्वारा दिया गया था, जिसके अनुसार सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। उसके बाद समाज तथा अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बालकों में स्वधारणा यानी स्वयं के बारे में सोचना। हम धारणा में समझ रहे हैं ना, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, स्वधारणा ये हो गया। विकसित होती है कूले के सामाजिकरण के प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है।
ठीक है ना। ये क्या कहा जा रहा है, सामाजिकरण क्या है, ये प्रथम पाठशाला कहा जा रहा है कि प्राथमिक समूह में परिवार, आसपास का वातावरण एवं खेल समूह इत्यादि मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला है। जैसे कि वातावरण है, खेल समूह, ये सब प्रथम पाठशाला है। किसमें? ये सामाजिकरण के लिए, है ना। मानव स्वभाव को विकसित करने की प्रथम पाठशाला, है ना। मानव स्वभाव विकसित जब होगी ना तो खेल समूह से होगी। समाज जो उसके लिए समाज बनेगा, छोटे बच्चे रहेंगे उनका समाज जो पहला वो होगा। उसके बाद आसपास का जो वातावरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं और मुझे का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। इनके मतानुसार हम समाज में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। बालकों में धीरे धीरे यह अवधारणा विकसित होने लगती है कि उसकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्तियों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से बालकों में मैं की भावना विकसित होती है एवं उनका सामाजिकरण तीव्र गति से आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से उसमें मुझे की भावना का विकास होने लगता है। मुझे के कारण वह सामाजिक गतिविधि से और प्रभावित होने लगता है ना। उसके बाद मैं और मुझे का मिश्रित रूप ही स्व है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि पृथक। देखिए पूरक मीन्स क्या, एक दूसरे को जो पूरा करें। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ेंगे, एक अनुपूरक कोण पढ़ेंगे, अनुपूरक कोण पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक होता है अनुपूरक होता है, एक होता है संपूरक होता है। संपूरक क्या, यानी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाए तो कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे की क्या है, संपूरक है। जैसे मैं पूछूंगा 80 डिग्री का संपूरक क्या होगा तो कहिएगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 180 पूरा हो जाएगा। 20 डिग्री का पूरक संपूरक क्या होगा, 160 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री का संपूरक क्या होगा, 170 डिग्री, यानी दोनों मिलकर कितना पूरा होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो संपूरक हो गया। इसी प्रकार तो यहाँ पर पूरक कहने का मतलब एक दूसरे को पूरा करें। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वाइफ घर संभालती है, हस्बैंड पैसा कमा के लाते हैं, बच्चों की देखभाल करती है वाइफ, है ना। तो एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। एक दूसरे कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है ना। तो वो घर देखती है, वो बाहर संभालता है ना। वो पैसा कमाता है, ये घर को मैनेज करती है ना। घर सजा के रखती है, साफ सुथरा रखती है, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये बात हो गई, तो ये पूरक है। तो मुझे का मिश्रित रूप ही मैं और मुझे का मिश्रित रूप ही स्व है, और ये एक दूसरे के पूरक है। तीसरा है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जन्मदाता महान दार्शनिक क्या है, दुर्खिम है। इनके कथनानुसार प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा मान्यताएं प्रगतिशील अवस्था में होती है, जिसे समाज के व्यक्तियों द्वारा क्या है, स्वीकृति मिली हुई होती है ना। आप लोग बोलिएगा जब मैं कहूँगा तो, बालक जिस समाज में जन्म लेता है वह उस समाज के लोगों के द्वारा किए गए आचरण एवं व्यवहार का अनुकरण करता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया अपनी गति से चलती रहती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझिएगा, एकदम पूरा कंसंट्रेशन वहाँ रखिएगा। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक यानी फैक्टर्स जो इसको क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना। तो क्या क्या है कारक, किसी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों का योगदान होता है, जो इस प्रकार वर्णित है। पहला है पालन पोषण, है ना, फॉस्टरिंग एंड नरिशमेंट। बालक के सामाजिकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक में भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थापित नहीं कर पाता। समझ रहे ना, जब वो अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाता है, उस माहौल में नहीं, हाँ, ढाल नहीं पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। समझ रहे ना, मोटे तौर पे समझिए। अनुभूतियाँ समझ रहे हैं ना, अनुभूतियाँ
अनुभूतियाँ मीन्स क्या? हाँ, अनुभूति कैसा वो, हाँ महसूस उसका, करता है। हाँ महसूस करता है। अनुभूतियाँ मीन्स हाँ उसने कैसा फील किया, जी है ना। तो ये नाउन हो गया अनुभूतियाँ, है ना। ये उसने, और कोई वर्ड प्रॉब्लम वाला तो इसमें है ही नहीं। जी सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स समझ रहे ना, सहानुभूति मीन्स क्या होता है कि दूसरे को भी जैसा मुझे दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता होगा, है ना। उसकी दर्द जैसे किसी जानवर को हम एक ईंट से या पत्थर से पीट देते हैं या फेंक के उसको चोट लगाते हैं और हम लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है। क्योंकि दर्द, हम अगर हमें पत्थर से कोई मारे तो दर्द होगा ना, तो हमें ये फील करना होगा कि उसे भी दर्द होता है। इसी जो भाव को कहते हैं सहानुभूति। समझे कि नहीं समझे? यानी दूसरे के दर्द को समझना, ऐसा समझिए ना। क्या? दूसरे के प्रति दया का हाँ, भाव। दया का भाव वो अलग चीज, वो दया हो गया। यहाँ है कि जैसा मेरे साथ होता है उसके साथ भी ऐसा होता होगा, नहीं उसको, मुझे भूख लगती है ना तो उसको ही भूख लगती होगी। भूख लगने पर जैसा दर्द मुझे होता है दूसरे को भी होता है। इस तरह की जो फीलिंग होती है, उसी फीलिंग का नाम है सहानुभूति। अगर हाथ पांव कट जाए तो जैसा दर्द मुझे होता है वो दूसरे को भी होगा। जो ये सोचेगा वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा। यानी वो जान रहा है, हम जान रहे हैं कि हम किसी को मारेंगे तो उसको दर्द होगा, लेकिन उसके दर्द की फीलिंग हमको नहीं है। उसको दर्द हो रहा है, हम हंस रहे हैं, तो हम सहानुभूति नहीं पैदा कर रहे। समझ गए ना? पालन पोषण की भांति, पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के सामाजिकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे में भेदभाव करना सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। उसके बाद सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के सामाजिकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से होता है, जहां पर बालक माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्यों से खान पान तथा रहन सहन आदि के बारे में शिक्षा ग्रहण करता रहता है। पुरस्कार एवं दंड, अवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इससे क्या होता है कि देखिए अवॉर्ड अगर मिल गया तो चलो पॉजिटिव वे में हुआ कि हाँ अब हम अच्छा, और हम अच्छा करेंगे तो और अवॉर्ड मिलेगा। अच्छा किया हमने तो अवॉर्ड में और अच्छा करने की प्रेरणा आएगी। और पनिशमेंट मिलेगा तो अब ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से पनिशमेंट मिलता है। ऐसी गलती दोबारा हाँ, ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है। इसलिए ना जेल क्यों होता है? पनिशमेंट देने के लिए होता है, और कोई पुरस्कार दिया जाता है ना, तो ताकि अच्छा काम करे। चलिए, तो बालक के सामाजिकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, देखिए समाज के आदर्शों और मान्यताओं के अकॉर्डिंग है ना व्यवहार करता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, है कि नहीं? कोई जिससे मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी को पानी में डूबने से बचा लिया, तो हम लोग वीरता का पुरस्कार देते हैं ना उसको। तो हम जान रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है, समाज इसको मान्यता देता है, उसके लिए वो प्रशंसा करता है किसी की, है ना। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है, ये विशिष्ट व्यवहार हुआ ना, कोई डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, उसको किसी ने बचाया, ये विशिष्ट व्यवहार हुआ, तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, असामाजिक व्यवहार किया, किसी का मर्डर कर दिया, है ना, तो क्या होगा? जेल जाएगा ना, फांसी की सजा होगी उसको, तो दंड दिया जाता है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है, इसलिए जेल बने हैं। नेक्स्ट, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। तो यहाँ पर बच्चे के लिए जेल नहीं करना है, बच्चे के लिए क्या होता है? बाल सुधार गृह होता है। समझ गए ना? तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों को जेल नहीं भेज देंगे। बच्चे गलती करेंगे तो उनका पनिशमेंट क्या होगा? चलो तुम खड़े रहो अभी, तो मुर्गा बन जाओ। मुर्गा जनरली मैं मुर्गा बनाने का इसमें नहीं फेवर करता हूँ। अब बच्चे को खड़ा कर देंगे, बहुत सारे पनिशमेंट के तरीके हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पनिशमेंट दे दीजिए हार्ड की बच्चा लेने का देने हो जाए, है ना। वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप लोगों का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक शिक्षक का काम, है ना।
जनरली छोटा मोटा ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है ना, कि उसको बाल सुधार के लिए में भेजा प्यार जाए। से समझाना है पहले। हाँ हाँ, और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे सजा भी हो जाए। जैसे टास्क देख चल, तुमको इतना टास्क करके लाना है तुमको, अभी के अभी सुनाना है, जब तक सुनाओगे नहीं तो छुट्टी नहीं देंगे। हाँ हाँ, हो गया क्या, तो इस तरह की। हाँ तो चलिए, वंशानुक्रम, हेरेडिटी है ना, वंशानुक्रम। तो बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रियाएं व क्षमताएं आदि। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। ये सभी तत्व बालक के समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार कहते हैं ना, इसके लिए जिम्मेदार। परिवार, फैमिली है छठा। बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को सीखता रहता है। यही नहीं, वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को भी धीरे धीरे सीख जाता है। तो यहाँ पे क्या है, परिवार के आदर्श। परिवार के आदर्श है जैसे झूठ नहीं बोलना है, मान लीजिए किसी की बुराई नहीं करनी है ना, तो किसी का अपकार नहीं करना है। एक उपकार होता है, एक अपकार होता है, तो भलाई हो गई ना, उपकार। तो ये सारी चीज़ें हैं। किसी का हमें क्या कर हेल्प करना है, किसी गरीब की मदद करनी है, तो ये सब आदर्श हो गए। कुछ फैमिली का अपना अपना होता है कि हाँ ऐसे हमको रहना है, तो उनके आदर्श होते हैं, रीति रिवाज, कुछ परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, विश्वास भी होते हैं, तो फैमिली में सीख जाता है ना सब कुछ। पड़ोस, नेबरहुड क्या है, पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार होता है। सही बात है क्या, पड़ोस भी एक बड़ा परिवार है नहीं। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न सदस्यों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस दृष्टि से यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यदि पड़ोस खराब है तो बालक के बिगड़ने की संभावना है। यही कारण है कि अच्छे परिवारों के लोग अच्छे पड़ोस में ही रहना पसंद करते हैं। कहते हैं ना कि अच्छी सोसाइटी में हमको रहना है ना। हाँ देखिएगा कहीं IAS जहाँ है ना, बहुत सारे IAS का एक जगह घर होता है, IAS ऑफिसर्स का एक कॉलोनी ही उनकी होती है। डॉक्टर्स की एक कॉलोनी ही होती है, उसमें सारे डॉक्टर्स के लिए घर होता है। कहीं एम्प्लॉय, किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी कॉलोनी ही एक अलग होती है। हमारे पूसा में टीचर कॉलोनी है। हाँ, इस तरह से और भी जगह, पटना में भी टीचर कॉलोनी है। तो इस तरह का अब बनने लगा है। अब इधर ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड चालू हो गया है कि एक कंपनी है तो पूरे कंपनी का एक ही कॉलोनी है, उसमें 1000 घर है मान लीजिए, है ना। तो एक हुआ ना, एक आ जाता है कि हाँ, और फिर उसमें ऑफिसर्स का अलग, जो मजदूर वर्ग के हैं उनका अलग रहता है, बटा रहता है, क्योंकि अपना अपना देखते हैं कि हमको इस सोसाइटी में रहना है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल है। परिवार तथा पड़ोस के बाद स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है। देख रहे हैं समाजीकरण कहाँ कहाँ हो रहा है। अब स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका सामाजिकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहाँ एक विभिन्न विषयों की क्या होती है, प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, विश्वासों तथा आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर उसमें स्कूल की विभिन्न सामाजिक योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए और प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता रहता है। देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष शिक्षा से क्या है, प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियम, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता, विश्वास, आदर्श और मूल्यों का ज्ञान होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकरण का भी
विकास होता है इसमें। समझ गए ना? हम लोग इनडायरेक्टली क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं संगति में रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो क्या होता है कि हम जाते हैं किसी और काम के लिए, और धीरे धीरे हमें और भी यानी गुण या अवगुण साथ साथ आ जाता है, जिसके संपर्क में हम रहें, काम चाहे जो भी करें। हम लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में बहुत तरह के लोग होते हैं। हम ऑफिस में हम लोग अपने अपने काम चाहते हैं कि हमारा काम टीचिंग है मान लीजिए, और उनका काम है मान लीजिए कोई दूसरा काम है, या जो भी ये सब आदमी का काम टीचिंग ही है, लेकिन अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। और साथ रहते रहते क्या होता है, उनका गुण हमारे अंदर, हमारा गुण उनके अंदर कुछ चला जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो सामाजिकरण जो है विद्यालय में, ये अप्रत्यक्ष रूप से होने लगता है। शिक्षित पढ़ने सब भेजते हैं पढ़ने के लिए बच्चा को, नहीं ये फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मैथ खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये पढ़ने जाते हैं, लेकिन साथ साथ और भी चीज़ें सीख जाते हैं, उसकी अच्छी आदतें सीख जाते हैं, जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, है ना, मेहनत करना, बहुत सी चीज़ें। बालक के साथ ही कलीग, प्रत्येक बालक अपने साथियों के साथ खेलता है। वह खेलते समय जाति पाति ऊंच नीच तथा अन्य प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है ना, एक दूसरे पर अंतःक्रिया, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हुए, है ना, वो उससे बात किया, वो उससे बात किया, कुछ किसी वस्तु का आदान प्रदान हुआ, अपना लंच उसको दिया, उसका लंच ले लिया, होता है कि नहीं होता ऐसा? लंच पार्टिसिपेट, पानी मांग लेता है ना, बात करता है, यही सब अंतःक्रिया में यही सब आ गया, है ना। कोई बात शेयर किया, कुछ पढ़ रहा है उसको नहीं, हाँ उसे नहीं आया, दूसरे से पूछ लिया, तो ये अंतःक्रिया के अंतर्गत आ गया। उसके बाद देखिए साथी में, तो इस कार्य में उसके साथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद है समुदाय। समुदाय का मतलब कम्युनिटी। बहुत आप लोग जब जाएंगे ना तो कम्युनिटी सेंटर बने हुए हैं, ये शहरों में पाया जाता है कम्युनिटी सेंटर। कम्युनिटी सेंटर में क्या होता है कि एक खास कम्युनिटी के लोग जमा होते हैं। ऐसे वहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं रहता है कि कोई ऐसे कोई नहीं आएगा, लेकिन जनरली बनाया ही जाता है, समझ गया ना। तो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉफ़ी के लिए होते हैं ना, कॉफ़ी के स्टॉल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद छोटे मोटे दुकान और भी दूसरी चीज़ों के होते हैं। लोग थोड़ा सा पार्क, वहाँ पे आसपास से पार्क भी रहता है, तो लोग वहाँ पे घूमते हैं। तो समुदाय, उस समुदाय के, तो समुदाय में देखिए बालक के समाजीकरण में समुदाय अथवा समाज का गहरा प्रभाव होता है। प्रत्येक समाज अथवा समुदाय अपने विभिन्न साधनों तथा विधियों के द्वारा बालक का समाजीकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। इन साधनों के अंतर्गत जातीय तथा राष्ट्रीय प्रथाएं एवं परंपराएं, मनोरंजन एवं राजनीतिक विचारधाराएं भी होती हैं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृति, कला, साहित्य, इतिहास, जातीय पूर्व धारणाएं इत्यादि आती हैं। तो समुदाय में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। कोई जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो कुछ लोग जैसे किसी खास पार्टी के प्रति अपना विश्वास रखते हैं, किस पार्टी में विश्वास रखते हैं, तो उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है ना। कोई किसी जाति के लोग हैं, तो जाति के लोग की एक तरह की भावना हो जाती है, तो वो सब दिखता है, जैसे इलेक्शंस में दिख जाता है ना। लोग कहते हैं कि नहीं अब इस जाति को देना, तो ये सब तो गलत चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है जनरली। तो यही बात है यहाँ पे। धर्म रिलीजन, धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श तथा क्या है, मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्मों के व्यक्तित्व एवं समूहों के संपर्क में आता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को स्वाभाविक रूप से सीखता है। वो भी हो गया, धर्म भी हो गया। उसमें समाजीकरण के प्रकार, तो हमने अभी तक देख लिया प्रभावित करने वाले कारक। समाजीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये 11 कारक हैं, और इनको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको कोमा दे दे करके छोटा सा नोट बनाइए, अपने से बनाइए। मैं जो नोट दूंगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, अपने बनाइए और एक पार्ट का एक पेज के अंदर बना लीजिए। जो आप उंगली पर ऐसे गिनेंगे ना, बस चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, मेन पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए ना।
तो थोड़ा थोड़ा सा बनाइए। जैसे 11 है, 11 हमने लिख लिया पॉइंट, उसको भी संक्षिप्त कर लेंगे, उसको भी संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, आइए सही संक्षिप्तीकरण हम करें तो इजी हो जाए हमारे लिए। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात उस दिन समझाई कि जैसे मैंने याद किया था कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन ग्रह कितनी दूरी पे है, उसके लिए मैंने टेक्निक अपने से बनाया था। और ये टेक्निक ये 20 साल पुराना हो गया और अभी भी वो टेक्निक मुझे याद है। इस तरह से आप लोग कुछ बनाइए, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कोई भी आदमी कुछ खास करता है, सामान्य से ऊपर तभी उठता है जब वो कोई काम वैसा करता है। जब जनरल लोगों की तरह काम करेंगे, जनरल लोगों की तरह पढ़ेंगे ना, तो जनरल ही बन के रह जाएंगे। कुछ खास तरीके से सोचिए कि हम अपने स्टडी के लेवल को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस हिसाब से सोचो, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं समाजीकरण के प्रकार। तो क्या है समाजीकरण? एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे विकास जीवन पर्यंत, तो समाजीकरण भी जीवन पर्यंत, एकदम याद रखना है बेटा। इसे इसे समाजीकरण को इस समाजीकरण को मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से विभिन्न भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। प्राथमिक समाजीकरण यह बालकों में भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए आधार सृजित करता है। समाजीकरण की इस अवस्था में बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य तथा अभिवृत्ति, एटीट्यूड होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड कहते हैं ना। एटीट्यूड इसका पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। किसी परिस्थिति, कोई परिस्थिति आ गई तो हम उसमें रोएंगे कि परिस्थिति से लड़ेंगे, वो देखना है ना। हम मान लीजिए कोई सड़क पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उठ करके हॉस्पिटल जा सकता है या फिर किसी को बुला सकता है मदद के लिए, और वो ये ना करके वो रो रहा है केवल, तो क्या होगा? वो उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं हुआ। कोई जानवर पीछा कर रहा है तो उसके सामने बस हम उसके सरेंडर कर देंगे तब तो वो खा जाएगा। मान लीजिए कोई जंगली जानवर हमारा पीछा कर रहा है, हमारा क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड? क्या होगा? या तो हम उसको जानवर से लड़ें, अगर भाग नहीं सके तो क्या करें? लड़ें, उसके सामने अपने को सरेंडर नहीं करें, है ना। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ कि हम अगर भाग सके तो भाग जाए, जानवर को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, और या नहीं तो अब कोई चारा नहीं है तो उससे लड़ेंगे, है ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। किसी भी चीज़ में सकारात्मक हो। अगर हम किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम हमेशा सफल ही होंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कभी असफल नहीं हुआ, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना, वो भी कभी ना कभी असफल जरूर हुआ होगा। लेकिन उस असफलता पर उसने रोने के बजाय क्या किया होगा? फिर से आगे बढ़ने का प्रयास किया। हाँ, सबके जीवन में परेशानी आती है। बिल गेट्स की माँ क्या करती थी? पढ़ने का बहुत शौक था उसको, तो पढ़ने का शौक था तो माँ देखती कि दिन भर पढ़ते रहता है, तो ऐसे में इसका तो सारा दूसरा जो विकास है वो प्रभावित होगा, खेल नहीं रहा है। तो उसकी माँ ने क्या किया? लाइट ऑफ कर दिया घर का, यानी लाइन कट कर दिया, पावर ऑफ कर दिया। अब अंधेरा हो गया, अब पढ़ेगा कैसे? माँ तो बच्चों से गया, अब तो पढ़ेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि वो टॉर्च शायद मुंह में लेके या सिर में बांध के कुछ ऐसा ही तो पढ़ाई करने लगा। ठीक है, तो हम अब देखेंगे समाजीकरण के प्रकार में प्राथमिक समाजीकरण को देख लेंगे, और इसमें अभी तक हमने देख लिया एटीट्यूड का देख लिया। आज आप उदास हैं, रियली क्या नहीं लग रहा है? क्या आंसू भी है? दिख गया? नहीं, आंसू वगैरह नहीं रखिए। आप लड़ाकू हैं, अभी आपको युद्ध जीतना है। निगेटिव पक्ष में मत लीजिए। मैं कहते कि परिस्थिति से लड़ना, ये कामकाजी है ना, ये कामकाजी है। बाइक चला करके भागना नहीं सीखी है। हाँ,
और करती हैं तो इससे प्रेरणा लेनी चाहिए इनके कार्य संस्कृति से, है ना। कामकाजी वुमन कितना है अभी इस इलाके में, हम कहते हैं कि ताजपुर के आसपास में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, तो उसमें करना है, संघर्ष करना है, अच्छी बात है। आप लोग सीखिए इनसे। हम सामाजिक हाँ नोट भी कर दीजिए, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड ये कहते हैं, हमने जो कहा उससे एक कदम आगे ये कर रही है ना, तो वो है कि आदमी को हाथ पाँव चलाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए तो इनका तो रिवीजन हो जाएगा। और हम लोग प्राथमिक में हम लोगों ने अभी देखा कि प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है। दूसरा है द्वितीय या गौण समाजीकरण। गौण मीन्स समझते हैं, गौण जो टवर्गिनो इसमें है, गौण मीन्स कोई आदमी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे ना, जो मेन नहीं, मुख्य नहीं, मुख्य नहीं, जैसे होता है ना, एक होता है प्राथमिक, प्राइमरी हुआ, और हाँ वो दूसरा हुआ। जैसे हुआ, जैसे क्या होता है कि दूध क्या हुआ, जैसे दूध हम लोग ये प्राइमरी सोर्स है, जैसे कि प्रोटीन का हम लोग दूध का यूज़ करते हैं तो प्राइमरी हो गया। फिर उसका हम लोग फॉर्म वगैरह चेंज करके बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, उसमें भी तो प्रोटीन है, तो वो सेकेंडरी हो, एक तरह से वो गौण हो, मेन वो नहीं हुआ। तो ये दूसरा है। मेन क्या है, मेन क्या है बच्चे के लिए प्राथमिक, देखिए बात समझिए, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, उसका वो मित्र जो होगा वो परिवार में होगा, और मित्र जो उसके होंगे वो मेन है। और दूसरा जो इन्फ्लुएंस डालेगा वो होगा, इसके माध्यम से बालक समुदाय तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। मतलब समझे कि नहीं समझे, मेन जो उसका होगा वो होगा फ्रेंड और परिवार, वो उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा, और दूसरा थोड़ा कम करेगा, समझे कि नहीं। दूसरा क्या है, इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीके से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदानों एवं पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालकों को व्यवहारिक रूप से सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे है समाजीकरण की अवस्थाएं। समाजीकरण का एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण जैसे विकास है उस तरह इसको भी मानते हैं, चलेंगे मान के क्या चलेंगे, है ही। इसका क्रमिक विकास होता है, क्रमिक समझ रहे हैं ना, क्रमिक मीन्स इसके बाद ये, इसके बाद ये, जैसे हम स्टेप बाय से, यस स्टेप बाय स्टेप क्रमिक विकास। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। शैशव काल, इन्फेंसी, समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। याद रखिएगा पॉइंट, जन्म से आरंभ हो जाती है। समाजीकरण अब है अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण पार्ट समझ, इम्पोर्टेंट है ना उसका पार्ट। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन के भाव दिखते हैं तथा वह दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते रहते हैं। ये कभी कभी पूछ दिया जाएगा, 1 वर्ष तक का बच्चा किस तरह का बिहेव करे, है ना, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, तो आप बना ली, शर्मीला रहेगा, अपना दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, याद रखना। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति, आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति, है ना, अभिभावकों के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति। कहेंगे बेटा ये मत करो, तो नहीं यही करूँगा, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, नहीं हो जाता है। जैसे कि अभी खुशबू है, इनकी बेटी है छोटी, 2 साल की है, तो वो ऐसी इस तरह से जिद करती होगी, फ़ोन नहीं देखना है तभी देखना है, नहीं फ़ोन के लिए परेशान रहती होंगी। तो ये चीज़ है।
सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास तथा जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा भी उसमें होगी, सहानुभूति सहयोग की भावना का विकास होगा। कभी क्या होता है कि जैसे मम्मी अगर किसी बच्चे की मम्मी मांग रही है बेटा कंघी दे दो, तो कंघी बच्चा दे देता है, बच्चा थोड़ा समझ जाता है, थोड़ा उठा के नहीं दे देता है। तो ये सब चीज़ें। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में वो विचार और सुझाव को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब जो सलाह देते हैं लोग तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसके बाद है प्रतियोगिता की भावना का विकास, सहानुभूति की भावना का विकास। थोड़ा प्रतियोगिता में क्या होता है, उसने ये किया तो हम भी कर दें, है ना। अब होता है कि उसके पास कार है तो कोई भी फादर को बोलेगा कि मुझे भी कार चाहिए, वो जिद पकड़ लेगा कि इसके पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए, उसने ये किया तो मैं भी करूँगा, मैं उससे पीछे क्यों रहूँ, है ना। वो दौड़ के आगे जा रहा है तो मैं भी दौड़ूँ, इस तरह मैं आगे रहूँ, वो भावना होने लगती है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास। पक्षपात भी होता है, मैंने साइड नहीं लेता है किसी का, पक्षपात, है ना। बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास, वही दायित्व है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दायित्व बोलते हैं। किशोरावस्था, समाजीकरण की जटिल अवस्था, समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना। यहाँ देखिए कहा जाएगा समाजीकरण की जटिल अवस्था क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। शैशवावस्था या शैशवकाल, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्या कहिएगा? किशोरावस्था। ये जटिल अवस्था है, समाजीकरण की जटिल अवस्था है। समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करना, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव। विषम लिंग के प्रति आकर्षण किशोरावस्था में ही होने लगता है ना। उसके बाद देखिए मित्रों के चयन में नवीन मानदंड अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करते हैं। उसमें भी क्या है कि सहेली, लड़कियां सहेली बना लेती हैं, लड़के भी अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, यानी विषमलिंगी के प्रति आकर्षण भी होता है और जो समलिंगी लोग हैं उनके प्रति भी दोस्ती की भावना प्रबल हो जाती है, वो दोस्त अच्छे बनने लगते हैं। नहीं तो ये चीज़, दोनों चीज़ उसमें आ जाती है। विचारक जेजोफ का मानना है अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। बात सही भी है, किशोरावस्था का जो फ्रेंड होता है तो बहुत ही खास होता है। एक बात मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं, बहुत। अब मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं है, असली दोस्ती किशोरावस्था में ही होती है क्या। उसके बाद जो भी दोस्त मिलते हैं थोड़ा काम से मतलब से मिलते हैं, और ऐसी पक्की दोस्ती बहुत कम ही जनरली मुझे लगता है होती है। तो 4-5 साल की दोस्ती हुई किसी पेशे के जरिए, पेशा जो हम लोग जो भी वर्क करें कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, फिर वो पेशा खत्म या फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, ऐसा होता है। वो गहराई नहीं आती, वो रंग नहीं आता। एक फिल्म में है ना राजकुमार के डायलॉग कि दोस्ती और दुश्मनी अगर गाढ़ी ना हो तो उसमें रंग नहीं, ऐसे कुछ है ना। इसी फिल्म का डायलॉग है, आप लोग देखते होंगे कहीं तो। फिल्म अभिनेता राजकुमार। सामाजिकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता, समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन निम्न है। अध्यापक की भूमिका, विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, याद रखिए विद्यालय शिक्षा क्या है, औपचारिक साधन है। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, औपचारिक में नहीं लगा दीजिएगा विद्यालय औपचारिक है ना। कोचिंग संस्थान औपचारिक हम कहेंगे क्या, कोचिंग संस्थान भी तो वही है ना, औपचारिक ही है। अनौपचारिक क्या है, सेल्फ स्टडी करके हमने पढ़ लिया, स्कूल कभी गए ही नहीं क्या, और हमें डिग्री हासिल कर ली, तो यह अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ऐसे तो एग्ज़ाम जो है तो होता क्या है कि वो भी तो हम लोग घर पे ही रहे तो भी तो उसी के अंग में आ जाते हैं कि किसी स्कूल से ही हमने पास आउट किया है, भले स्कूल हमने कम किया, लेकिन अगर स्कूल के जरिए हमने डिग्री हासिल की है तो हम औपचारिक शिक्षा के अंग माने जाएंगे, है कि नहीं। बल्कि यह बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है और विद्यालय के इस कार्य में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। उसके बाद है परिवार के बाद बच्चों को विद्यालय में प्रवेश मिलता है, अध्यापक ही
शिक्षा के द्वारा बच्चे में वे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है जो समाज व संस्कृति में मान्य होते हैं। समझ गए ना? तो वो हम ही लोग सिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे ऐसे, ये चोरी है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उसी चीज़ को वो समाज में जब वो विद्यालय की शिक्षा पूरी करता है या फिर ऐसे भी उस दौरान भी वो जिनसे मिलता है, जिस समाज में तो वैसा व्यवहार वो करता है, तो शिक्षक ही उसको बताते हैं, बेसिकली वही बताते हैं, तब वो अप्लाई करता है और जगह। स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा बच्चे सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। इस प्रकार विद्यालय बच्चे में आधारभूत सामाजिक व्यवहार तथा व्यवहार के सिद्धांतों की नींव डालता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य यह है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क स्थापित करके उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करे एवं उन्हीं के अनुसार इसे विकसित होने का अवसर प्रदान करे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम गार्जियन से मिलेंगे और उस बच्चे के बारे में पता करेंगे कि हाँ इसका इंटरेस्ट क्या है, और जब जान जाए कि इस इंटरेस्ट है तो उसको उसी तरह से ना उस क्षेत्र में हम बढ़ावा देंगे, है ना। लता मंगेशकर को क्रिकेट का बैट पकड़ा दिया जाता, सचिन तेंदुलकर को माइक पकड़ा दिया जाता, तो क्या अच्छा होता? नहीं होता ना। तो वही बात है, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको। लता मंगेशकर की शिक्षा अनौपचारिक हुई थी, वो बहुत कम उन्होंने पढ़ाई की, बहुत कम दिन स्कूल हो गई थी, है ना, ये आप जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक नहीं पास कर पाए थे, है कि नहीं? इस बात को जाने देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि समाजीकरण, शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं के द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करे। बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह दूसरे बालकों, शिक्षकों तथा स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ स्वस्थ मानवीय संबंध स्थापित करे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। पर जो भी अध्यापक हैं अपने साथी अध्यापकों के साथ साथ प्रधानाचार्य के साथ भी अच्छे मानवीय संबंध स्थापित करें। मीन्स क्या कि मित्रता का व्यवहार, है ना, सीनियर को सीनियर मानने का व्यवहार, रिस्पेक्ट करें। मान लीजिए प्रधानाचार्य, तो हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे ना, उनकी बात को मानेंगे ना, और उनकी बात नहीं मानेंगे, उनसे झगड़ लेंगे मान लीजिए, तो क्या होगा? तो ऐसे में तो अच्छा नहीं होगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाएं? तो बच्चा हमको क्या उस समय आदर्श मान करके कुछ करता है, क्या क्या देखिए हमारे टीचर अपने प्राचार्य की बात नहीं मानता, नहीं, वहाँ पे बच्चा कोई सीखेगा। तो इसलिए हमें एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मैंने कहा ना, समाज का सबसे जिम्मेदार आदमी है शिक्षक, उसे हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। आपस में भी शिक्षक या किसी बात से किसी शिक्षक, कोई शिक्षक दूसरे शिक्षक से नाराज़ है, तो उस नाराज़गी का हल निकालने का तरीका है बातचीत के माध्यम से। अगर थोड़ा सा अपना नुकसान भी हो तो वो भी थोड़ा सा सह करके संबंध बेहतर बना के रखें, ताकि बच्चा देखेगा कि हाँ ऐसे हमको जीवन में रहना है, ऐसा व्यवहार वैसा ही करें, क्योंकि उसके पास तो कोई आदर्श है नहीं, तो जो है सो वहीं पर शिक्षक ही है ना, वहाँ पर स्कूल में, है ना। तो उसके बाद है इन स्वस्थ मानवीय संबंधों का स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। बच्चे को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, मानकों आदि का ज्ञान देना उनके समाजीकरण को तीव्र करने में सहायक सिद्ध होता है। जहाँ तक सामाजिक भूमिका की उपयोगिता एवं उनके निर्वाह का प्रश्न है, तो अध्यापक स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें अनुकरण हेतु प्रेरित कर सकता है। देखो हम ऐसे हैं, हमने ऐसे किया, तो बच्चा सीखेगा ना। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम अच्छे रहेंगे तो अपने आप से लोग फॉलो करेंगे, और हम कहेंगे तुम मुझे फॉलो करो कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे सफलता हासिल की, है ना। उसके बाद है क्या, विद्यार्थियों से घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर उन्हें अपनी अभिवृत्तियों की समीक्षा करने हेतु प्रोत्साहित कर। अभिवृत्तियों की समीक्षा, एटीट्यूड की समीक्षा। समीक्षा मीन्स क्या है? समीक्षा मीन्स क्या कि हमारी अभिवृत्ति कैसी है, अपने अंदर झांकना, हमारी जो एटीट्यूड्स हैं उन्हें देखना, समझे कि नहीं, कैसा है। समीक्षा समझते हैं ना। जैसे हम तैयारी की समीक्षा कैसे करेंगे? हम
सेट बनाएंगे और बेहतर करते जाएंगे तो समझेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। तो समीक्षा मतलब ये खुद का टेस्ट लेना होगा। खुद का टेस्ट लेना, हाँ टेस्ट लेना, समीक्षा में खुद का टेस्ट लेना, खुद ये जिसकी समीक्षा मैंने उसका टेस्ट लेना, मैंने उसकी प्रगति कैसी चल रही है। जैसे बच्चे के अगर हम विकास की समीक्षा करेंगे, मैंने बच्चे का विकास कैसा चल रहा है, नहीं कहते हैं क्या कैसा चल रहा है बच्चे का विकास कैसा हो, तो समीक्षा करते हैं। हम देखते हैं जैसे समीक्षा करेंगे कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस मामले में आर्थिक विकास हो रहा है, तो समीक्षा करते हैं ना कि हाँ इतना इसका राष्ट्रीय आय ये थी, इस तरह कहते हैं ना, और इसका ये दर बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, इकोनॉमिक से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे हम लोग समीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि विश्व की जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति है ना, अभी लगता है जैसे विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा कंडीशन बना हो, तो इसकी लोग समीक्षा भी करते हैं कि आखिर क्या है, क्या ऐसा सच में है, यही समीक्षा समझिए। समीक्षा मतलब समझे ना, परखना, जानना, समझना क्या है, जानना, समीक्षा। उसके बाद है करने हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें कर तथा उनकी वर्तमान अभिवृत्तियों का समर्थन कर उसके समाजीकरण में सहायता की जा सकती है। जैसे हम बच्चों कहेंगे कि तुमने, जैसे किसी को कोई बच्चा रोड पर गिर गया, दूसरे बच्चे ने उसे उठाया, तो हम पूछेंगे ना कि हाँ गिर गया, तुमने क्या किया, कहा कि सर मैंने उठा दिया, तब कि हाँ तुमने ठीक किया, तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है, तुम्हारी अभिवृत्ति अच्छी है, और तुम इस अभिवृत्ति को जीवन में कभी नहीं भूलना। समझ गए ना, उसको प्रोत्साहित हमने कर दिया, पहले जानेंगे तब ना। अब मान लीजिए कोई कमजोर बच्चा है, उसका कोई चीज़ लेकर के कोई दूसरा बच्चा भाग गया, होता है ना, कहीं पेंसिल छीन लेता है ना, किसी का कोई कटर चुरा लिया, रबर चुरा लेता है, छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, किसी में आ जाते हैं। तो अब हमको पता हो गया, तो कोई शिकायत करेगा तो कहेंगे ना ये गलत एटीट्यूड है, इसको सुधारो, है ना, तो हो गया। फिर उसको कहेंगे तुम ऐसे करो, तो प्रोत्साहित करेंगे ना उसको ऐसे। समाजीकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों तथा शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं तथा बालकों के समाजीकरण हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह उनके साथ स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करे। स्नेह सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव करना बहुत जरूरी है। बच्चा गलती किया तो हाँ तुमने गलती की, अब से गलती नहीं करना, है ना, उसको प्रेम से कहेंगे ना तो बच्चा बात मानेगा, है ना, वो अपनी गलती को भूल जाएगा, क्योंकि आदमी प्यार का भूखा होता है। अगर उसे प्यार मिले तो वह किसी भी बुराई को त्याग सकता है, याद रखिए। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है। यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन की अस्थायी पूंजी होती है। समझ गए ना, बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है। दिल्ली में मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाता था, तो उसका कभी कभी बस से मैं जाता था पढ़ाने के लिए, कभी कभी देर हो जाती थी, जैसे कि बस देर से मिली, कभी कभी कोई बस भरी हुई रहती थी, तो जिस कारण से बस पे चढ़ना मुश्किल हो जाता था। दूसरी बस जाता तो 10 मिनट 15 मिनट देर हो जाती थी। तो उसका था कि अगर सर 15 मिनट देर किए, उन्होंने कर दिया तो ठीक है, 15 के बाद अगर 16 पर अगर आ गया ना सुई, सर आज छुट्टी कर लो, आज नहीं पढ़ना है। सर आज छुट्टी कर लो, आज नहीं पढ़ना है, मीन्स क्या, आपको इतने टाइम तक आ जाना था, आज मैं नहीं पढ़ूंगा। थोड़ा अजीब लगता था। 2-3 बार ऐसा हो गया, एक महीने में 2-3 बार ऐसा केस अब हो जाता है। दिल्ली जैसा महानगर है और ट्रैफिक का, कभी ट्रैफिक जाम है, कभी पूरा बस भरा, इतना भर जाता है ना, हालत ख़राब हो जाती है। आप लटक गए, फिर कोई धक्का दे रहा है, टिकट आप नहीं ले पाएंगे ना, तो टिकट पैसा दीजिए, उधर से टिकट हाथ से ऐसे इसके उसने दिया, फिर उसने उसको दिया, इस तरह से टिकट आता है पास में, है ना। तो ये कंडीशन दिल्ली में हो जाती है। और उसकी तब मैंने उसकी माँ से कहा, देखिए इस तरह से करता है, मैं इतनी दूर से आता हूँ और ये वैसे करता है। तो उसकी माँ ने कहा कि सर जानते हैं, ये अगर 9 बज गया ना, तो 9 बजे के बाद इसको सोने का टाइम है, और 9 बजे के पहले खाना मिल गया तो ठीक, अगर देर हो गई तो कहा कि मम्मी, हाँ भूखी सो जाता था कि अब खाना सोने का टाइम हो गया। मम्मी को कहता, मम्मी अब सोने का टाइम हो गया, फिर खाने का टाइम खत्म हो गया। स्वाभिमानी लड़का रहा।
स्वाभिमानी देखिए उसने टाइम को पकड़ लिया, टाइम समयबद्धता देखिए उसकी, समय को महत्व देता था। समय का महत्व देखिए। और वो थोड़ा था कि जैसे कि बोलने में उसको, क्योंकि हम लोग तो चूँकि बाल मनोविज्ञान को हम लोग देख रहे हैं, तो बोलने में उसकी थोड़ी मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर भी था, मानसिक रूप से वो कमज़ोर भी था, और बोलने में भी वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता था। अपने एज के मुताबिक वो पिछड़ा हुआ था, जिसे हम ये कह सकते हैं पिछड़ा हुआ बालक था। यानी वो समझ रहे हैं ना, उसको जो चीज़ जाननी चाहिए ना उसकी उम्र से वो 3 साल बाद वो जान रहा है, जो उसे 3 साल पहले जानना चाहिए था। तो स्पेशली मुझे स्पेशल केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता था, है ना, या तो कोई लगातार फेल हो रहा है वैसे स्टूडेंट को पास कराना है, फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो बच्चा उस चीज़ में बहुत कम मार्क्स ला रहा है, तो ऐसे केसेस मिलते थे। मुझे भी वो केस मिल गया, ऐसा केस मिला, मैंने 2 महीना लेकिन पढ़ाया उसको, ठीक है। फिर हाँ हाँ सेम चीज आपके साथ। वो सब जो है ना वो सब पढ़ना है कि इसे क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गई है ना, वो सब आगे है, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया वगैरह है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो अब है देखिए परिवार हो गया ना, इसके बाद देखिए बच्चों को अनुशासन वाला था ना, जी जी। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाता है ना, बन जाता है। माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाती है। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा तथा जब गलत कार्य करते हैं तो निंदा की जाती है। अब आगे देख लीजिए, परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि उसे कौन कौन से काम करने चाहिए और किन किन कार्यों से बचना चाहिए। इससे बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा, और समाज उससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज को मान्य देते हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं, वे उसके साथ हंसते बोलते हैं। बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। इसी के परिणाम स्वरूप समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है। देखिए वो देख देख करके कि ऐसे ऐसे लोग करते हैं तो हम आ जाते नहीं, वैसा ही करता है तो वो भी बोलने लग जाता है। तो ये भाषा विकास का जो है ना, ये उसमें इसका की शुरुआत कर सकते नहीं, भाषा के विकास की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। परिवार एवं समाज के अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समाज, परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी अभिन्न अंग माने उसको अलग नहीं कर सकते, समझ गए ना। अभिन्न अंग मीन्स क्या, उसको हम अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो फिर वो चीज़ रहेगा ही नहीं, समझे कि नहीं। साइकिल है, साइकिल में से चक्का गायब कर दीजिए तो साइकिल किसी काम की रहेगी नहीं रहेगी ना, वही बात है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया अनुकूलित, अनुकूलित समझे नहीं समझे, अपने आप को उस परिवेश में ढालना। हाँ ढालना। जैसे जैसे क्या होता है कि कोई जानवर है, अभी वो बहुत गर्मी का मौसम है तो गर्मी में वो रहता है और उसे अचानक किसी ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए, अगर उसने अपने को एडजस्ट कर लिया, अनुकूलित कर लिया तो वहाँ सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, समझ गया ना। तो हम लोग भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, गर्मी के हिसाब से अपने को ढालते हैं, जाड़े के साथ ढालते हैं, उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग को स्वेटर पहनना पड़ जाता है। और कुत्ते जो होते हैं गलियों में घूमते रहते हैं, गली मोहल्लों में कुत्ते को कोई कपड़ा देता है नहीं देता है, ना गर्मी में उसको कोई ठंडा पानी पिलाता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसे अपने को ढालता है ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो वो क्या है, जैसे जीव है, कुत्ता जीव निकाल करके जो करता है तो क्या होता है, तो गर्मी बैलेंस करता है, वो अनुकूलित करता है स्वयं को,
स्वयं क्या करता है, अनुकूलित करता है। अनुकूलन एक एडाप्टेशन इसको बोलते हैं, अनुकूलन को एडाप्टेशन बोलते हैं। एक चैप्टर ही बायो में आता है, अनुकूलन चैप्टर। तो ये हो गया। परिवार में तो समायोजन कहते हैं, परिवार और समाज में अनुकूलित होने को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। यानी अपने को जो आदमी ढाल लिया परिवार के अकॉर्डिंग, परिवार के नियम कानून के अनुसार ढाल लिया। ऐसा नहीं कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ, अब मेरा इस परिवार में अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है ना, मैं इस समाज में रहने वाला नहीं हूँ, मुझे दूसरे समाज में रहना नहीं होता है। जैसे नई बहू आती है उस घर के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। हाँ, ढाल लेती है, ढाल लेती है। वाह, क्या एग्जाम्पल इन्होंने दिया है अनुकूलन का। चलिए ठीक है, भगवान करे सब ढाल जाए। आखिर समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण कहते हैं, है ना। तो समायोजन को ही कुछ समाजशास्त्री क्या कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। ये भी कोई गलत नहीं है, नहीं। समायोजन एडजस्ट कर लिया मैंने, समाजीकरण हो गया। तो ये भी कोई कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं क्या, समायोजन। परिवार में रहकर बच्चा माता पिता से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है तथा अपनी मौलिक धारणाओं, आदर्श एवं शैली की रचना करता है। यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज से व्यवहार में भी झलकती है। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार के आर्थिक स्तर का भी बच्चे के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवारों के बच्चों में सामान्यतः स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बच्चों में सामान्यतः निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। उसमें हीन भावना आ जाती है कि हम कुछ है ही नहीं। गरीब है बच्चा, उसमें हम कुछ है ही नहीं। जो ज़्यादा पैसे वाले के बच्चे हैं तो उससे हमारे पास ये है, पापा कहूँगा ये कार खरीदेंगे, ये बस खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो ये खिलौना, वो खिलौना, अरे ये टूट गया कोई बात नहीं, पापा दूसरा ला देंगे। गरीब का बच्चा है तो सोचेगा कि पिताजी के पास पैसे होंगे कि नहीं, कहें कि नहीं। एक बार वो सोचेगा कि कहीं नहीं होगा तो वो ऐसे मन में रहेगा भावना वो, और थोड़ा सा दुखी सा रहेगा। क्या करेगा बेचारा, पिताजी कहीं डांट दिए गए नहीं पैसा मेरे पास नहीं, या नहीं देंगे चलो बेटा अभी नहीं है, तो ऐसे उदास हो जाना है। तो हीन भावना कि हम कुछ है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब है मित्र समूहों की भूमिका। समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका, रोल ऑफ फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण होती है। बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों से प्रायः खेल के मैदान, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि स्थानों पर होता है। हम उम्र समझ रहे हैं ना, सेम एज वाले। प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वह अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले। हम उम्र साथियों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि के लिए कोई स्थान नहीं होता, समझ गए ना। बल्कि वे इन भावनाओं भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं इत्यादि। इससे बालकों के समाजीकरण में विकास होता है। बालकों के मित्र समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन का स्तर, धर्म, संस्कृति, विशेषताएं उन्हें वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती हैं। देखिए वैश्विक समझ गए, विश्व से बना है वैश्विक, विश्व से क्या बना वैश्विक। जब अभी वैश्विक समस्या क्या है देख रहे हैं, दो देश एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा हुआ है। ऐसे दिखने में लग रहा है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। एक वो उसको सपोर्ट करता है, कुछ उसके मित्र होंगे, कुछ इसके मित्र होंगे, और वो इधर से इसको भी हथियार सप्लाई कर रहे होंगे चोरी छुपे। कुछ रूस के दोस्त रूस को कुछ दे रहे होंगे कि भाई रूस तो अब ऐसे ही शक्तिशाली है, लेकिन तब भी कोई ना कोई सपोर्ट करता होगा, चलो अब तुम्हारे पास खत्म होगा तो बोलना नहीं। और यूक्रेन को भी दे ही रहा है, कोई दे रहा है, छिपा के दे रहा है, जैसे भी हो, और लड़ाई चल रही है कि नहीं। तो ये वैश्विक समस्या है। प्रदूषण क्या है, वैश्विक समस्या मान सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक समस्या है। तो ये सब वैश्विक समस्याएं,
अभी विश्व जो है एक समझिए कि वर्ल्ड वॉर के करीब है कि नहीं, तो ये सब समस्याएं हैं। सर, वैश्विक समस्या के अंतर्गत बेरोजगारी है। देखिए बेरोजगारी अभी देखिए ऐसी तो नहीं लग रही है कि ऐसी कोई है बेरोजगारी सब जगह। कुछ दिन पहले रिसेशन हो गया था नहीं, मंदी, आर्थिक मंदी, तो आर्थिक मंदी वैश्विक समस्या हो गई थी, पूरे विश्व की समस्या। वैश्विक समस्या मीन्स क्या, तो पूरे विश्व की समस्या। अभी क्या है, प्रदूषण। कोरोना काल जो आया था, अभी देखिए, हाँ कोरोना काल देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ताज़ा उदाहरण है, ताज़ा उदाहरण है कि कोरोना वैश्विक समस्या, वैश्विक महामारी है कि नहीं। तो बन गई थी, नाम मत लीजिए कोरोना का, याद मत दिलाइए, वो समय भूल जाना ही अच्छा है उसको। क्या, जो आपके साथ बुरा समय आए ना, जो भी बुरा समय आया हो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो समय उस समय था और उसको अब हम याद करके अभी वाले जो खुश वाला जो अभी कंडीशन है उसको हम लोग खराब कर रहे हैं, जबकि उसका अस्तित्व है नहीं। समझ रहे, इस बात को समझिए। जो पास्ट में आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ या अभी 1 घंटे पहले हुआ कुछ, भूल जाइए उसको, फॉरगेट इट। नो, आप याद करके देखिए। अब ये बताइए, क्या वो समय अभी है? वो समय खत्म हो गया, वो हमारे अब लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है, वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है। जो है हम कुछ कर सकते तो वर्तमान में कर सकते हैं। उस पूरा समय से कुछ सीख लेना है, उससे सीख लेना है, पूरा समय, लेकिन उसके सारे हमों को अपने अंदर नहीं ले आना। समझ गए ना, सीख लेना जरूरी है। अगर सीख नहीं लेंगे तो आगे हम सजग नहीं होंगे, आगे हम सावधान नहीं होंगे। हमारे साथ देखिए, जो आदमी जितना कष्ट झेलता है ना, समझिए कि भगवान या ईश्वर अल्लाह जो कहिए, वो आदमी ईश्वर उतना उसकी चिंता करता है। ईश्वर ने उसको सारे कष्ट दे के तपा दिया, अब वो वैसी परिस्थिति आ जाए तो वो झेल लेगा। अगर वो थोड़ा सा ध्यान देगा ना कि ऐसे पैसे तो हमने ऐसे अपने को ढाला था, तो झेल लेगा। किसी बच्चे को आप खाली पांव चलने नहीं दीजिए और सब दिन वो चप्पल पहना, अचानक कभी ऐसा हुआ भगदड़ मच गई, चप्पल टूट गया, वो बच्चा चल नहीं सकता है, खाली पांव दौड़ेगा तो पैर में कील गड़ जाए या फिर कंकड़ पत्थर गड़ जाए, है कि नहीं। तो बताइए, तो क्या उसको इतना हमने सुख दिया तो क्या अच्छा क्या नहीं किया? उसे उस परिस्थिति को झेलने की आदत हमें दे देनी चाहिए थी कि ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम अपने को बचा लो, है ना। इसलिए कठिनाई जीवन में आती है तो उसका वेलकम कीजिए। अच्छी बात है, आओ और कठिनाई, हम तुमसे लड़ेंगे, तुमको हम ख़त्म करेंगे, और तुम क्या, तुमसे बड़ी कठिनाई के लिए हम तैयार हैं। ये सोचना है कि कठिनाई आई है तो कुछ सिखा के जाएगी। हाँ, आएगी तो सिखा के जाएगी, आई है तो आओ, देख लेंगे, हम उससे बड़ी कठिनाई झेलने के लिए तैयार है, देख लेंगे, है ना। देखिए, ख़त्म कर देंगे उस कठिनाई को। चलिए, तो ये होना चाहिए एटीट्यूड, ये अभिवृत्ति होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट, तो कहाँ चला गया हम लोग, बताइए कहाँ पर है? सर ये लास्ट का 2 बचा हुआ है। बोलिए, एक बार बोलिए तो। विविधतापूर्ण वातावरण। हाँ, विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है तथा विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना, एक दूसरे के भावों को समझने की भावना, एक दूसरे की प्रशंसा करने की भावना, समानता की भावना इत्यादि जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे ट्रैवलिंग हम लोग करते हैं तो क्या होता है, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, बहुत सी चीज़ें मेंटली, फिजिकली, सारी तरीके से हमारा विकास होता है। और जो आदमी केवल एक ही जगह रहेगा तो क्या होगा, उसके पास नॉलेज का भंडार भी कम होगा, है ना। कोई आदमी, मैं बताता हूँ, सही बताता हूँ, कोई आदमी केवल पैदल चल रहा है, वो साइकिल नहीं चलाता है, और कोई आदमी साइकिल चलाता है, दोनों की सोच में फ़र्क हो जाता है। कोई आदमी 4 व्हीलर से ट्रैवल करता है, कोई आदमी साइकिल चला, उसकी सोच में भी अंतर आ जाता है। तो देखिएगा, तो ये क्या है कि हम जिस चीज़ में हैं उसी का ना हम लोग उसके दायरे में अपने को बांध लेते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये महीने में खर्च करने की आपको अगर आदत है, 5,000 रुपये, अचानक 50,000 मिल जाए तो आप थोड़े से क्या करेंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। नहीं,
अनावश्यक खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50,000 जनरली ऐसे खर्च करते हैं तो आप उसमें गलती नहीं करेंगे, समझिए, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ी हुई है इसको ऐसे एडजस्ट करना है। समझ गए ये बात। सामाजिकरण ये हो गया। उसके बाद है मित्र समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के रीति रिवाजों एवं संस्कृति को समझना। सामाजिकरण में खेल की भूमिका। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र, आत्मप्रेरित, स्फूर्तिदायक, आत्मप्रेरित है ना, सेल्फ जैसे जो मोटिवेटेड है ना, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित, स्व माने खुद हुआ, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है ना। अब है खेल क्रियाओं द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उसके सामाजिकरण में सहायता मिलती है। स्वयं को प्रस्तुत करता है ना खेल में, एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक कोई किसी का ऐड है, एक्सप्रेस योरसेल्फ, थोड़ा देख लीजिए। अपने को एक्सप्रेस करना, किसी को कैमरा दे दीजिए तो वो क्या करेगा, विभिन्न एंगल से अपना सेल्फी लेगा, नहीं होता है तो क्या करता है, अपने को एक्सप्रेस करता है उसके जरिए, है कि नहीं। किसी के हाथ में कोई बैटिंग करता है क्रिकेट में तो अपने को एक्सप्रेस करता है, कोई बॉलिंग करता है क्या एक्सप्रेस करता है कि नहीं। कोई भी खेल खेलता है अपने को एक्सप्रेस करता है ना। कोई खुश होता है, विकेट लिया तो बहुत खुश हो जाता है, और कोई आउट हो जाता है तो सिर पटकने लगता है, सिर झुका कर चला आता है, तो भी अपने क्या करता है, एक्सप्रेस करता है कि नहीं। कोई बहादुरी दिखाता है, कैच पकड़ लेता है, थोड़ा कठिन कैच पकड़ता है, कोई चोट लगा लेता है, वो सब क्या है, सब एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। चोट लग गई तो ऐसे हाथ हिला रहा है, नहीं, हम लोग भी हिलाते थे, है ना। विकेट कीपिंग में अक्सर चोट लग जाती थी उंगलियों में, होता है कीपर को बहुत चोट खानी पड़ती है। चलिए, तो ये हो गया। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चे में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करना तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने या उसमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है। समझ गए ना, समूह द्वारा अपनाए जाने पर, जैसे कि लोग अच्छा कह रहे हैं हमको, नहीं तो उसमें सुरक्षा की भावना है कि नहीं। जैसे अगर हाँ, लेकिन अगर कोई मान लीजिए चोर है, चोर जान रहा है कि अगर कोई सामान चुरा के भाई के पकड़े जाएंगे तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो डरता है कि नहीं डरता है। लेकिन कोई अगर खेल रहा है, मान लीजिए अच्छा खिलाड़ी है, उससे कि हम अच्छा करेंगे, खेलेंगे, अच्छा करेंगे तो नाम होगा, लोग मान्यता देंगे, वाहवाही करेंगे, है कि नहीं, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। या बच्चा सोचता है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो गार्जियन और है ना जो रिश्तेदार है और खुश होंगे हमसे, है ना, तो क्या होगा, वो सुरक्षा की भावना आती है। जो समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक है, तो ये सुरक्षा की भावना समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता व सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भावना में बदल जाती है। एक तरह से ये क्या है, रिहर्सल है। खेल क्या है, समाजीकरण का रिहर्सल है। अगर खेल को हटा दिया जाए तो समाजीकरण बहुत थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। खेल बहुत ये इसमें हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल है, खासकर छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा। अब खेलों के जरिए बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन करना होता है। यह बालकों को अनुशासित होने में सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत आवश्यक है।